Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well and good. So today we will be starting a new chapter and this chapter is known as efficiency. Okay? ये जो efficiency का chapter है ना, ये छोटा सा chapter है और ये दो chapters के साथ connect होकर आता है। या तो ये मार्केट फेलियर के साथ आएगा या तो ये मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आएगा। सर ये जो एफिशिएंसी का टॉपिक है ना, ये दो चैप्टर्स के साथ आ सकता है। या तो ये मार्केट फेलियर के साथ आएगा या तो फिर ये मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आएगा। कौन सा चैप्टर? एफिशिएंसी का चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एफिशिएंसी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये एफिशिएंसी होती क्या चीज है। ठीक है, अब आप याद रखना, एफिशिएंसी का मतलब होता है वेयर व्हेन देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। सर एफिशिएंसी का क्या मतलब है? सर एफिशिएंसी का मतलब है कि रिसोर्सेस की जब कम से कम वेस्टेज हो। सर क्या बोला सर? एफिशिएंसी का मतलब है कि व्हेन देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, या फिर एफिशिएंसी तब अचीव हो जाएगी व्हेन एलोकेशन व्हेन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस व्हेन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस आर अकॉर्डिंग टू society's point of view, when allocation of resources are according to society's point of view। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एफिशिएंसी का मतलब होता है लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, और एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब रिसोर्सेस की एलोकेशन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि देयर मस्ट बी ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिसोर्सेज की क्या होनी चाहिए? ऑप्टिमम एलोकेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम एलोकेशन? सर ऑप्टिमम एलोकेशन का मतलब है कि ना रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन हो ना रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन हो, रिसोर्सेज की ऑप्टिमम एलोकेशन हो। तो ऑप्टिमम एलोकेशन का मतलब है देयर इज नो वेस्टेज और देयर इज लेस वेस्टेज। सो सर व्हाट इज एफिशिएंसी? सर एफिशिएंसी का मतलब होता है लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। सर एफिशिएंसी तब अचीव होती है जब रिसोर्सेस सोसाइटी के मुताबिक एलोकेटेड हो। मतलब या तो ऑप्टिमम एलोकेशन हो रही हो, ना ओवर एलोकेशन हो रही है ना अंडर एलोकेशन हो रही हो। सो व्हेन देयर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सो इट मींस के एफिशिएंसी अचीव हो गई है, राइट? अब गौर से सुनिएगा कि सर ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है। गौर से सुनिएगा सर, ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है। सर इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज दी सम इकोनॉमिक एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब एक फर्म प्रोडक्टिवली भी एफिशिएंट होगी, जब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी, सर वो पॉइंट जब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी दोनों अचीव हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव हो गई है। क्या बोला सर? इकोनॉमिक एफिशिएंसी कब अचीव होगी? जब दो एफिशिएंसीज एक साथ अचीव हो जाए। कौन कौन सी? प्रोडक्टिव और एलोकेटिव। अब सर एफिशिएंसीज तो बहुत सारी तरीके की हैं। एफिशिएंसीज कितने तरीके की हैं? एफिशिएंसीज चार तरीके की हैं। कौन कौन सी? प्रोडक्टिव, एलोकेटिव, डायनेमिक एफिशिएंसी एंड परेटो एफिशिएंसी। पेरेटो एफिशिएंसी भी कहते हैं। सर एफिशिएंसी चार तरीके की हैं। कौन कौन सी? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, डायनेमिक एफिशिएंसी एंड परेटो एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी चार तरीके की हैं। कौन कौन सी है सर? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, परेटो एफिशिएंसी, डायनामिक एफिशिएंसी। सर चार तरीके की एफिशिएंसीज है। आज इंशाल्लाह हम लोग दो एफिशिएंसीज कवर करके उठेंगे, एक है प्रोडक्टिव और दूसरी है एलोकेटिव। अब गौर से सुनिएगा कि सर ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है। सर सवाल ये है कि सर व्हाट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब गौर से सुनिएगा, सवाल यह है कि सर व्हाट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब याद रखना, प्रोडक्शन करने के लिए ये जो प्रोडक्टिव का वर्ड है ना, ये प्रोडक्शन से डिराइव हुआ है। और आप सबको पता है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हमें रिसोर्सेस चाहिए होती हैं।
सर प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज को क्या कहते हैं अच्छी जबान में? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और सिंस ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है ना, सिंस ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमने एएस में भी पढ़ा, हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है कि हर रिसोर्सेज लिमिटेड होती है ना। अब सिंस ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लिमिटेड है ना, तो इनको बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करना पड़ेगा। इनको बहुत क्या करना पड़ेगा? इनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना पड़ेगा। सही कह रहा हूं भाई? सर प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड रिसोर्सेस, एंड रिसोर्सेज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और सिंस ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, इसलिए इनको बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि ताकि कॉस्ट कम से कम हो। ताकि कॉस्ट क्या हो? कॉस्ट कम से कम हो, याद रखना। ताकि कॉस्ट कम से कम हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कॉस्ट कम से कम हो मतलब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होनी चाहिए। ऐसा ही है सर। प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज सिंस लिमिटेड है तो इन रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है ताकि कॉस्ट कम से कम हो। तो याद रखना, जब आपकी कॉस्ट कम होगी ना, जब आपकी कॉस्ट कम होगी, जब आपकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी, तो फर्म ने एक चीज अचीव कर ली है। और एवरेज कॉस्ट के कम होने को आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है, क्या कहते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल बी अचीव्ड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं आपको बता रहा हूं। बेटा दो चीजें होती हैं, एक होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, गौर से सुनिएगा। सर दो चीजें होती हैं, एक होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक होती है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना। और सर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? सर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। सही कह रहा हूं? सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना, और सर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। ऐसा ही है भाई? सही कह रहा हूं? सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना, और सर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। तो अब आप याद रखना, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी। किस पर होगी? एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी। तो याद रखना, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी। तो अब आप याद रखना कि एसआरएसी और एलआरएसी भी अपने मिनिमम पर होगी। क्या मतलब है? सर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी अपने मिनिमम पर होगी। सर जो शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट है ना, वो और जो लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट है वो दोनों भी अपने मिनिमम पर होगी। किस पर होगी? अपने मिनिमम पर होगी। तो सर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब आपकी एवरेज कॉस्ट अपनी मिनिमम पर होगी। चाहे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो चाहे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो, दोनों अपने मिनिमम पर होनी चाहिए। और वो पॉइंट जहां पर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर है, उस पॉइंट को कहते हैं, एवरेज कॉस्ट के कम होने को तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। वो पॉइंट जहां पर एवरेज कॉस्ट अपने बिल्कुल मिनिमम पर है ना, उस पॉइंट को कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। सर वो पॉइंट जहां पर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी ना, उस पॉइंट को कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। ये जो मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल है ना, ये जो मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल होता है, इसको एमईएस पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको एमईएस पॉइंट कहते हैं। बेटा एमईएस का क्या मतलब है? मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। अब आप याद रखना, ये जो मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल पॉइंट होता है ना, इस पे कॉस्ट अपने मिनिमम पर होती है। इस पे कॉस्ट अपने मिनिमम पर होती है, याद रखना। इस पे कॉस्ट अपने मिनिमम पर होती है, और आउटपुट जो है ना, आउटपुट जो है वो अपने मैक्सिमम पर होता है। किस पर होता है? आउटपुट अपने मैक्सिमम पर होता है। तो आपने मुझे बोला सर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वो पॉइंट है जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी, चाहे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो चाहे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो, दोनों अपने मिनिमम पर होगी। और वो पॉइंट जहां पर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर है, उस पॉइंट को कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। तो मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल वो पॉइंट है जहां पर कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी और आउटपुट अपने मैक्सिमम पर होगा। मतलब परफेक्ट सिचुएशन होगी, आइडियल सिचुएशन होगी। ठीक है? अब आप याद रखना, मैं आपको थोड़ी सी और एडिशनल बातें बता रहा हूं। अब आप याद रखना,
मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल वो पॉइंट है, अब मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ। सर मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल वो पॉइंट है जहां पर एम पी के अपॉन पी के इज इक्वल टू एम पी एल अपॉन पी एल। क्या कह रहा हूं मैं? मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल वो पॉइंट है जहां पर, पहले मैं आपको ये बता दूं के से क्या आता है, सही है? के से आता है कैपिटल और एल से आता है लेबर। के से क्या आता है सर? के से आता है कैपिटल और एल से आता है लेबर। तो याद रखना, मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल वो पॉइंट होगा जहां पर लेबर और कैपिटल दोनों आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे सर? मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल वो पॉइंट है जहां पर लेबर और कैपिटल दोनों आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? दोनों आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। सही कह रहा हूं? बोलो भाई, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सर मिनिमम मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल वो पॉइंट है जहां पर कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी और आउटपुट अपने मैक्सिमम पर होगा। उसके अलावा ये वो पॉइंट है जहां पर लेबर और कैपिटल दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तभी मैंने इधर लिखा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल? मार्जिनल का मतलब होता था एडिशनल, याद है आपको? मार्जिनल का मतलब होता था एडिशनल। तो भाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? वो एडिशनल आउटपुट जो मशीन बना रहा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का क्या मतलब है? कि वो एडिशनल आउटपुट जो लेबर बना रहा है। तो अगर ये इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एमपी के इज इक्वल टू एमपीएल, तो उसका मतलब है जितना कैपिटल एडिशनल आउटपुट बना रहा है उतना ही लेबर जो एडिशनल आउटपुट बना रहा है वो आपस में इक्वल है। तो सर मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल वो पॉइंट है जहां पर एक तो आपकी कॉस्ट मिनिमम पर होगी और आपका आउटपुट मैक्सिमम पर होगा। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो आपकी कैपिटल और लेबर है ना, जो एडिशनल कैपिटल और एडिशनल लेबर आपने हायर करा है, आपने रखा है, वो दोनों आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है? वो दोनों आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस पॉइंट को एक और भी नाम दिया गया है और इस पॉइंट को कहा जाता है कि ये वो वाला पॉइंट है जहां पर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है। सर ये वो पॉइंट है जहां पर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है। मुझे एक बात बताओ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वैसे तो चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और आउटपुट। लेबर और कैपिटल है ना, ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। परफेक्ट का मतलब है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है, आप यूं समझ लो। तो भाई कभी इंसान लेबर को ज्यादा रखता है, कभी बिजनेस कैपिटल को कम रखता है, कभी बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है मशीन को ज्यादा रखता है, कभी लेबर को कम रखता है। तो वो पॉइंट जब कैपिटल और लेबर, मशीन और लेबर आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होती है। मतलब आपको पता चल जाता है कि इतना लेबर और इतना कैपिटल में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा आउटपुट इक्वल होगा। सही है? तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होती है। सही है? और फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होने का क्या मतलब है? कि जो आपकी एडिशनल लेबर है वो एडिशनल आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैंने इधर क्या लिख दिया? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सही कह रहा? इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सही कह रहा हूं ना भाई? तो आपने मुझे क्या बोला? आपने मुझे बोला कि सर एमईएस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी और आउटपुट अपने मैक्सिमम पर होगा। सर ये वो पॉइंट है जहां पर कैपिटल और लेबर आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो पॉइंट जहां पर कैपिटल और लेबर आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो आपका फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है ना वो इफेक्टिव हो चुका है। मतलब कैपिटल और लेबर दोनों आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो आपने एडिशनल कैपिटल और एडिशनल लेबर हायर करी है ना, वो दोनों आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है? जिसको हमने फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ लेबर। सही है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब आपकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी। और वो पॉइंट, और एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर कहां पर होगी? जहां पर चाहे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो चाहे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो, तब शॉर्ट रन और एवरेज कॉस्ट दोनों अपने मिनिमम पर हो तो हम ये कह सकते हैं कि अ फर्म इज प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। Sir, when is a firm productively efficient? A firm is productively efficient when its average cost is at its minimum. Both its short run and its long run average cost दोनों अपने minimum पर होगी. So a point where average cost is at its minimum, that point is known as minimum efficient of scale. So sir, what is minimum efficient of scale?
मिनिमम मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कॉस्ट कम से कम है और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो आपने एडिशनल कैपिटल और एडिशनल लेबर रखा है ना, वो आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो एट दिस पॉइंट आपका जो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव होगा। अब डायग्राम पहले मैं आपको बना देता हूं। डायग्राम मैं आपको बना देता हूं, चेक करना है, इधर सीखना है भाई डायग्राम। सबसे पहले ये मैंने दो एक्सेस बना दी। ऊपर मैंने लिख दिया कॉस्ट और नीचे मैंने लिख दिया यूनिट्स। ठीक है, ऊपर मैंने क्या लिख दिया सर? ऊपर मैंने लिख दिया कॉस्ट और नीचे मैंने लिख दिया यूनिट्स। अब गौर से देखना सर, ये मैंने एक यू शेप बनाया है। सर मैंने एक यू शेप बनाया है और ये यू शेप का नाम है एवरेज कॉस्ट। ये यू शेप किसका नाम है? ये यू शेप है एवरेज कॉस्ट का कर्व। तो अगर आपको मैं पहले थोड़ा सा एवरेज कॉस्ट पढ़ा दूं, बेटा एवरेज कॉस्ट क्या होती है, अब गौर से सुनना। सर एवरेज कॉस्ट होती है, सर व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? बेटा गौर से सुनिएगा। एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट कॉस्ट। सर एवरेज कॉस्ट क्या होती है? सर एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर एवरेज कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। बेटा सर एवरेज कॉस्ट क्या होती है? सर एवरेज कॉस्ट है एक यूनिट की कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। अब एक बात बताओ, अगर आपके बिजनेस की एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो इसका मतलब है आपके बिजनेस ने क्या अचीव कर लिया है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और अगर आपके बिजनेस की एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है तो इसका मतलब है आपके बिजनेस ने क्या अचीव कर लिया है? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉलिंग वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैन यू रिप्लाई मी ऑन चैट बॉक्स? ये जो फॉलिंग वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो फॉलिंग वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो फॉलिंग वाला पार्ट है, फॉलिंग वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। गुड 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 गुड। और जो राइजिंग वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मानते हो ये बात? तो इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप्ड होगा। एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप्ड है, मानते हो ये बात? सर एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप्ड है क्योंकि ये जो फॉलिंग वाला पार्ट है ना ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है आयशा एवरेज कॉस्ट का कम होना। और ये जो राइजिंग वाला पार्ट है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। अब मैं इस कर्व, ये कर्व एवरेज कॉस्ट का है और मैं इसको कर देता हूँ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। मैंने इसको क्या कर दिया? मैंने इसको कर दिया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सही है, ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। अब मैं इस एवरेज कॉस्ट के कर्व के अंदर तीन और ऐसे यू शेप्ड कर्व बना रहा हूं। मैं इस एवरेज कॉस्ट के, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के कर्व के अंदर ऐसे तीन और कर्व बना रहा हूं। एक मैंने एक मैंने यहां बना दिया, एक मैंने यहां बना दिया, एक मैंने एंड में बना दिया और एक मैंने बीच में बना दिया। सही है, अब इधर चेक करना। ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व वन। बिलाल ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व टू। ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व थ्री। अब मुझे एक बात बता बिलाल, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वो पॉइंट था जहां पर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर थी। तो मुझे बताना यार एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर कहां पर है? एसआरएसी वन पे, टू पे या थ्री पे? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नंबर वन पर, टू पर या थ्री पर? एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर कहां पर होगी? एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर कहां पर होगी? टू पर ना। वन पे तो एवरेज कॉस्ट गिर रही है, मानते हो? मैं इधर आपके लिए लिख भी देता हूं। सर वन वाले पे ना, वन वाले पे, वन वाले पर तो, वन वाले पर तो एवरेज कॉस्ट जो है ना वो एस आर ए सी वन पर, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नंबर वन पर तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट टू पर आपकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होती है, मैं अभी मार्क करके भी दिखाऊंगा। और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नंबर थ्री पर आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। सही कह रहा हूं? तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ई वाला पॉइंट है ना, ये ई वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर चाहे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो चाहे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो, दोनों अपने मिनिमम पर है। चेक कर लो। सर ये लॉन्ग रन का कर्व है, ये बड़ा वाला जो कर्व है ये लॉन्ग रन का है। लॉन्ग रन का भी ये मिनिमम पॉइंट है और शॉर्ट रन का भी ये मिनिमम पॉइंट है। तो एक फर्म प्रोडक्टिवली एफिशिएंट तब होती है जब उस फर्म की एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर हो।
अब चाहे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो चाहे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो, दोनों अपने मिनिमम पर होगी। तो वो पॉइंट जहां पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दोनों अपने मिनिमम पर होती है, उस पॉइंट को याद है क्या कहते हैं, मैंने अभी लिखवाया भी था, उस पॉइंट को कहते हैं एमईएस पॉइंट। सर यार ये एमईएस पॉइंट क्या होता है? सर एमईएस पॉइंट वो पॉइंट होता है, एमईएस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी कॉस्ट कम से कम होगी और आपका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा होगा। ये वो पॉइंट होगा जहां पर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगी, यानी कि जो एडिशनल लेबर और एडिशनल कैपिटल है वो आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक हो गया? ओके, सेट है भाई? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? ओके, अब मैं आपको अब जो चीज बताऊंगा ना, मैं आपको अब जो चीज बताऊंगा, अब मैं आपको अब जो चीज बताऊंगा वो है रिलेटेड टू द चैप्टर मार्केट स्ट्रक्चर, जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के चैप्टर में और मजीद क्लियर हो जाएगी। अब जो मैं आपको एक चीज बताऊंगा वो मार्केट स्ट्रक्चर के चैप्टर में क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है? सही है, अब आप गौर से सुनना, मैं आपको बल्कि एंड में बताऊंगा, सही है? अब सुनना मेरी बात गौर से। अब मैं जा रहा हूं दूसरी एफिशिएंसी की तरफ, और जो अब मैं आपको दूसरी एफिशिएंसी बता रहा हूं ना उसका नाम है एलोकेटिव एफिशिएंसी। अब जो मैं आपको दूसरी एफिशिएंसी बताने जा रहा हूं उस एफिशिएंसी का नाम है एलोकेटिव एफिशिएंसी। सर अभी मैंने आपको बताई थी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, अब मैं आपको बता रहा हूं एलोकेटिव एफिशिएंसी। अब गौर से सुनना, ये एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, अब सुनना। एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो? सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू से हो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो? एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब रिसोर्सेस की एलोकेशन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी। सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी। सर ये एमएससी क्या है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट। और एमएसबी क्या है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब गौर से सुनना मेरी बात, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट का मतलब है हर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करके जो कॉस्ट आई है वो हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जो बेनिफिट मिला है ना उसके इक्वल होनी चाहिए। क्या बोला सर? मार्जिनल सोशल कॉस्ट का मतलब है कि हर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करके जो कॉस्ट आई है ना वो हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जो बेनिफिट मिलेगा उसके इक्वल होनी चाहिए। समझ आया क्या बोला? अब आपको मैं अपने देसी तरीके में बताता हूं सर। एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होगा। तो सर ये एक ऐसा पॉइंट होगा जब सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है। तो कोई नुकसान नहीं है इसका मतलब है देयर इज नो वेलफेयर लॉस। सही कह रहा हूं? सर सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है इसका मतलब है देयर इज नो वेलफेयर लॉस। सही कह रहा हूं? तो सर एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी होगा, मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के इक्वल होगी। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जब सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है, नो वेलफेयर लॉस है, एंड देयर इज नो डेड वेट लॉस। कोई वेलफेयर लॉस नहीं है और कोई डेड वेट लॉस नहीं है, सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है। अगर जाहिर सी बात है डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर रिसोर्स सोसाइटी के मुताबिक एलोकेटेड हो तो सोसाइटी को घंटा कोई नुकसान होगा। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होगा। सही है, ये एक ऐसा पॉइंट है जब सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है, कोई वेलफेयर लॉस, कोई डेड वेट लॉस नहीं है। तो मैं लिख देता हूं इधर देयर इज नो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जब कोई नुकसान नहीं है, जब कोई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है। सही है, अब गौर से सुनना मेरी बात। ये एक ऐसा पॉइंट है जब सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है, कोई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है। बेटा वेलफेयर लॉस को अच्छी जबान में डेड वेट लॉस कहते हैं, ठीक है खदीजा? अब आप गौर से सुनना, या तो एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और क्या इक्वल हो? मार्जिनल सोशल बेनिफिट। सही है, एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी
जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल हो, या फिर मार्जिनल कॉस्ट, या फिर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो, या फिर क्या इक्वल हो, मार्जिनल कॉस्ट और क्या इक्वल हो, मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो। मतलब एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब एक गुड को बनाने की एडिशनल कॉस्ट उसकी प्राइस के इक्वल होगी। क्या बोला सर? एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब एक गुड को बनाने की एडिशनल कॉस्ट उसकी प्राइस के क्या होगी, उसकी प्राइस के इक्वल होगी। समझ आई ये बात? अब एग्जांपल ले लेते हैं कि टोटल कॉस्ट है 100 यूनिट्स को बनाने की, टोटल कॉस्ट है 100 यूनिट्स को बनाने की टोटल कॉस्ट है 500। सही है। और 100 एंड जो अगला एडिशनल यूनिट बना रहा हूं ना, उसको बनाने की जो एडिशनल कॉस्ट है ना, वो 505 है। वो कितनी है? वो 505 है। सर, एक यूनिट को एक यूनिट को बनाने की जो टोटल कॉस्ट है वो 500 है। 100 यूनिट को बनाने की टोटल कॉस्ट 500 है। जब मैं 101 यूनिट बना रहा हूं तो मुझे अब कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 505। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक यूनिट कितने का है? एक यूनिट कितने का है? एक यूनिट कितने का है? कोई बच्चा बताएगा एक यूनिट कितने का है? 5 रुपए का। सर एक यूनिट कितने का है? सर एक यूनिट 5 रुपए का है ना। एक यूनिट 5 रुपए का है। सर कैसे निकालूं? यार, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद है? एवरेज कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, ये फॉर्मूला था। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है 500। कितने यूनिट बना रहा हूं? 100 यूनिट। तो एक यूनिट कितने का पड़ रहा है? एक यूनिट पड़ रहा है 5 रुपए का, तो $5 प्राइस आ गई। समझ आई ये बात? $5 प्राइस आ गई। मानते हो? पहले मैंने प्राइस निकाल ली। प्राइस कितनी है? $5। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं एडिशनल एक यूनिट बना रहा हूं तो मुझे एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है? जैसे ही मैं एडिशनल एक यूनिट बना रहा हूं तो मुझे एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है? जवाब देगा कोई बच्चा? जैसे ही मैं एडिशनल एक यूनिट बना रहा हूं तो मुझे एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है? जवाब दोगे? जैसे ही मैं एडिशनल एक यूनिट बना रहा हूं तो मुझे एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है? $5। और एक गुड है भी कितने का? $5 का। तो इसका मतलब है एलोकेटिव एफिशिएंसी के लिए दो शर्तों का होना लाजमी है। और वो दो शर्तें क्या क्या हैं? दोनों में से कोई एक हो, या तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के इक्वल हो, या तो मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो। क्या बोला सर? एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी होगा, या फिर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस होगा। अब गौर से सुनना मेरी बात, मैं काम की बात बता रहा हूं। अब काम की बात मैं बता रहा हूं। अब एक होता है प्राइवेट प्रोड्यूसर। अब गौर से सुनना, अब मैं काम की बात लिखवा रहा हूं। एक होता है प्राइवेट प्रोड्यूसर, और प्राइवेट प्रोड्यूसर का जो एम है ना, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर एक होता है प्राइवेट प्रोड्यूसर, और प्राइवेट प्रोड्यूसर का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्राइवेट प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि जो उसके एडिशनल गुड की कॉस्ट होगी ना, वो उससे ज्यादा में ही बेचे। सर एक प्राइवेट प्रोड्यूसर का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर हमेशा ये चाह रहा होगा कि वो अपने गुड की जो एडिशनल कॉस्ट है ना, जिसको बनाने की एडिशनल कॉस्ट पड़ी है, उससे ज्यादा का बेचे, ताकि वो कॉस्ट भी कवर कर ले और प्रॉफिट भी कमा ले। सही है? क्या बोला मैंने आपको? प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट प्रोड्यूसर का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो चाहेगा कि वो प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट से भी ज्यादा रखे, ताकि वो अपनी कॉस्ट भी कवर कर ले और अपना प्रॉफिट भी कमा ले। सही। अब अगर
पब्लिक सेक्टर की बात करूं ना, अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, अब अगर मैं बात करता हूं पब्लिक सेक्टर की, और पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है भाई, पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट, सही कह रहा हूं। अब अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं, पब्लिक सेक्टर मतलब किसकी बात करूं, गवर्नमेंट की। तो भाई गवर्नमेंट का एम है सोशल वेलफेयर। सर अगर मैं पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट का एम है सोशल वेलफेयर, मानते हो भाई ये बात। सर अगर मैं पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की बात करूंगा तो गवर्नमेंट का एम है सोशल वेलफेयर। अच्छा अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का एम क्या होता है, गवर्नमेंट का एम होता है सोशल वेलफेयर, सही है, वो आवाम की खिदमत के लिए काम करती है। तो अगर गवर्नमेंट प्राइस सेट करेगी ना, तो बस इतनी प्राइस सेट करेगी कि जो इसके गुड को बनाने की एडिशनल कॉस्ट हो ना, वो उसके सेलिंग प्राइस के इक्वल हो। इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को कहते हैं, इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, सही है। इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं, सर इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने आपको बताया कि अगर एक प्राइवेट प्रोड्यूसर है तो उसका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो अपनी सेलिंग प्राइस को हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रखेगा ताकि वो अपनी कॉस्ट और अपना प्रॉफिट दोनों कवर कर ले। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एम है सोशल वेलफेयर, तो वो हमेशा अपनी कॉस्ट को कवर करना चाहेगा, तो दैट इज वाई उसकी मार्जिनल कॉस्ट उसकी प्राइस के इक्वल होगी। एंड दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आपको मैंने ये बात बताई कि सर एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी, एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब रिसोर्सेज किसके मुताबिक एलोकेटेड हो, सोसाइटी के मुताबिक, और सोसाइटी के मुताबिक एलोकेशन कब होगी, जब एमएससी और क्या इक्वल होगी, एमएसबी इक्वल होगी, सही है। फिर मैंने आपको बताया कि या तो दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो, यानी कि एडिशनल गुड को बनाने की एडिशनल कॉस्ट आपकी प्राइस के इक्वल हो, आपकी सेलिंग प्राइस के इक्वल। अब आप गौर से सुनना, एक काम की बात बता रहा हूं, ये मैंने आपके सामने बना दिया है एक पीपीसी, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक पीपीसी बना दिया और ऊपर लिख दिया है गुड वाई क्वांटिटी, और नीचे लिख दिया है गुड एक्स क्वांटिटी। सर ये मैंने आपके सामने एक पीपीसी बना दिया, ऊपर लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी, नीचे लिख दिया गुड एक्स क्वांटिटी, ठीक है। अब गौर से सुनना मेरी बात। सर ये मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ये मैंने कुछ पॉइंट्स ऑन दी कर्व मार्क करे हैं, और अब मैं इधर दो तीन डायलॉग लिखूंगा, चेक करना। मैंने पहला पॉइंट लिखा है पॉइंट्स ऑन दी कर्व आर, पॉइंट्स ऑन दी कर्व आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। मैंने क्या लिखा है, पॉइंट्स ऑन दी कर्व आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। इसका मतलब है कि चाहे पॉइंट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ये सारे के सारे पॉइंट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, ये सारे के सारे पॉइंट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। बट वन पॉइंट ऑन पीपीसी इज एलोकेटिवली एफिशिएंट, बट वन पॉइंट ऑन पीपीसी इज एलोकेटिवली एफिशिएंट। मैं कह रहा हूं कि सारे पॉइंट्स जो पीपीसी पर है ना, एबीसीडी, वो सब के सब प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, लेकिन इनमें से एक पॉइंट ऐसा है जो एलोकेटिवली एफिशिएंट है। अब वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, सही कह रहा हूं। अब मैं ये लिख रहा हूं कि पॉइंट विच इज एलोकेटिवली एफिशिएंट, point which is allocatively efficient will definitely be, will definitely be, will definitely be, sorry, will definitely be productively efficient, will definitely be productively efficient, सही कह रहा हूं। मैंने क्या बोला कि यार सर वो पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो ऑन दी कर्व है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। इन चार पॉइंट्स में से एक पॉइंट एलोकेटिवली एफिशिएंट है, और लाजमी सी बात है कि इन चारों में से एक पॉइंट एलोकेटिवली एफिशिएंट है। अब इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट है जो एलोकेटिवली एफिशिएंट है, डेफिनेटली वो सारे प्रोडक्टिवली तो एफिशिएंट है ना। क्या ये बात समझ आई?
क्या ये बात समझ आई मैंने क्या बोला? क्या ये बात समझ आई मैंने क्या बोला? अब आखिरी पॉइंट लिख रहा हूं रेड पेन से। बट पॉइंट विच इज प्रोडक्टिव, बट पॉइंट विच इज प्रोडक्टिव माइट बी एलोकेटिव। हाँ भाई, अब सुनना गौर से, मैंने क्या लिखा है। मैंने आपको ये समझाया है कॉन्सेप्ट इजी करने के लिए आपके लिए। हर वो पॉइंट जो पीपीसी पर है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, लेकिन इन चार पॉइंट में से एक पॉइंट एलोकेटिवली एफिशिएंट है, तो वो इन चारों में से एक पॉइंट जो एलोकेटिवली एफिशिएंट है वो लाजमी है कि वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होगा। लेकिन ये चारों पॉइंट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, लेकिन शायद वो एलोकेटिवली एफिशिएंट हो। समझ आइए क्या बोला मैंने आपको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब मैं फाइनल डायग्राम की तरफ जाऊं, एलोकेटिव एफिशिएंसी की फाइनल डायग्राम की तरफ जाऊं। अब सुनना, एलोकेटिवली एफिशिएंसी की डायग्राम बता रहा हूं। पहले आपको ये बात याद है, एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल हो और मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो। ये बात मानते हो? एलोकेटिवली एफिशिएंट वो पॉइंट होता है जहां पर एमएससी और एमएसबी इक्वल होगा या फिर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल होगा। ऐसा ही है? ओके, आई हैव मेड इन फ्रंट ऑफ यू टू एक्सेस, ठीक है। एक एक्सेस के ऊपर नॉर्मल लेबलिंग कर दी, ऊपर आ गया प्राइस, और प्राइस को पी से डिनोट करते हैं। और नीचे आ गया क्वांटिटी, क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। ये हो गई गुड वाई क्वांटिटी, और ये हो गई गुड एक्स क्वांटिटी, ठीक है। ऊपर आ गया गुड वाई क्वांटिटी और नीचे आ गया गुड एक्स क्वांटिटी, ठीक है। अब गौर से सुनना। सर ये आपका हो गया डिमांड कर्व और ये हो गया अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। अब लॉजिक मैं आपको बाद में दूंगा, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि ये है एमएसबी और ये है एमएससी। जो आपका सप्लाई कर्व था ना, उसकी जगह मैंने एमएससी लिख दिया, और जो आपका डिमांड कर्व था उसकी जगह मैंने एमएसबी लिख दिया। मैं आपको लॉजिक एक छोटे से पॉइंट में दे देता हूँ, अगर आप ग्रैब कर सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर अभी के लिए आप इसको याद कर लें कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का एमएसबी और अपर स्लोपिंग एमएससी है। बेटा, कंज्यूमर गुड को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर डिमांड करता है, और जब वो डिमांड करता है तो उसको फायदा मिलता है ना, इसलिए डिमांड इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। और प्रोड्यूसर गुड को प्रोड्यूस करता है, तो जब वो प्रोड्यूस करता है तो वो कॉस्ट बेयर करता है, जब वो गुड को सप्लाई करता है तो वो कॉस्ट बेयर करता है, इसलिए एमएससी इज इक्वल टू सप्लाई। समझ गए कि डिमांड की जगह एमएसबी क्यों आया, सप्लाई की जगह एमएससी क्यों आया? तो अभी मैंने आपको बताया कि एलोकेटिव एफिशिएंसी उस पॉइंट पे अचीव होगी जहां पर एमएससी और एमएसबी इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? एमएससी और एमएसबी। तो अब मैं पहले एक पीपीसी बना देता हूँ, सही है। सर ये वो पॉइंट है जहां पर एमएससी और एमएसबी इक्वल होगा। ऐसा ही है भाई, ये वो पॉइंट है। यहां से नीचे लेके जाऊं, ये वो पॉइंट है जहां पर एमएससी और एमएसबी इक्वल होगा। ऐसा ही, क्या ऐसा ही है? सर ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। सर ये वो पॉइंट है जहां पर एमएससी और एमएसबी इक्वल होगा। तो आप मुझे देख के बताओ, मुझे देख के बताओ, मुझे देख के बताना भाई। ये जो पॉइंट बी है, अब सुनना, अब ये जो पॉइंट बी है, मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है, ये प्रोडक्टिवली भी एफिशिएंट है और एलोकेटिवली भी है। ये जो पॉइंट बी है ना, ये प्रोडक्टिवली भी एफिशिएंट है और एलोकेटिवली भी एफिशिएंट है। जवाब देना ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, इसलिए ये पॉइंट भी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। और एलोकेटिव एफिशिएंसी कब अचीव होगी? जब क्या इक्वल होगा? एमएससी और एमएसबी। तो सर एमएससी और एमएसबी यहां पर इक्वल हो रहा है, और यहीं से मैंने नीचे पॉइंट डिटरमाइन करा ना, तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि पॉइंट बी प्रोडक्टिवली भी एफिशिएंट है और एलोकेटिवली भी एफिशिएंट है? यस और नो, इतना बता दो भाई। पॉइंट बी प्रोडक्टिवली भी एफिशिएंट है और एलोकेटिवली भी एफिशिएंट है, ये बात मानते हो? पॉइंट बी प्रोडक्टिवली भी एफिशिएंट है, एलोकेटिवली भी एफिशिएंट है। अब गौर से सुनना,
अब लेट्स सपोज मैं कर रहा हूं रिसोर्स की ओवर एलोकेशन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिसोर्स की ओवर एलोकेशन कर रहा हूं। तो आप इधर चेक करो, मैं रिसोर्स की क्या कर रहा हूं, मैं रिसोर्स की कर रहा हूं ओवर एलोकेशन। मैं रिसोर्स की क्या कर रहा हूं भाई, मैं रिसोर्स की कर रहा हूं ओवर एलोकेशन। लेट्स सपोज मैं क्वांटिटी Q1 पे Q1 पे ऑपरेट कर रहा हूं। तो क्वांटिटी Q1 पे मैं ओवर एलोकेशन कर रहा हूं। ऐसा ही है भाई, क्वांटिटी Q1 पे मैं ओवर एलोकेशन कर रहा हूं, चेक करो। सर क्वांटिटी Q1 पे मैं ओवर एलोकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कॉस्ट ऊपर है, कॉस्ट की लाइन ऊपर है, बेनिफिट की लाइन नीचे है। तो क्वांटिटी Q1 पे रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन हो रही है, सही कह रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है, इस पे रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन हो रही है ना, इस पे रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन हो रही है। सर ये जो पॉइंट सी है ना, इस पे रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन हो रही है, सही कह रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट सी है, ये प्रोडक्टिवली तो एफिशिएंट है, लेकिन एलोकेटिवली एफिशिएंट नहीं है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि हर वो पॉइंट जो ऑन दी कर्व है वो प्रोडक्टिवली तो एफिशिएंट है, लेकिन एलोकेटिवली एफिशिएंट सी वाला पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन हो रही है। और एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब ऑप्टिमम एलोकेशन हो ना। तो इस क्यू पर ऑप्टिमम एलोकेशन हो रही है, Q1 पे ओवर एलोकेशन हो रही है, समझ आया। कि पॉइंट सी क्यू प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है लेकिन एलोकेटिवली इनएफिशिएंट है, समझ आई ये बात। अच्छा अब सुनना मेरी बात। लेट सपोज मैं अंडर एलोकेशन कर रहा हूं, लेट सपोज मैं अंडर एलोकेशन कर रहा हूं, लेट सपोज मैं अंडर एलोकेशन कर रहा हूं। तो इस बार लेट सपोज मैं अंडर एलोकेशन कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट ए है ना, ये जो पॉइंट ए है, इस पे रिसोर्सेज की क्या हो रही है, ये जो पॉइंट ए है इस पे रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन हो रही है, मानते हो। सर ये जो पॉइंट ए है ना, इस पे रिसोर्सेज की क्या हो रही है, अंडर एलोकेशन हो रही है। तो वैसे तो मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, वैसे तो मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि हर वो पॉइंट जो ऑन दी कर्व है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। तो ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, ये प्रोडक्टिवली तो एफिशिएंट है, लेकिन एलोकेटिवली इनएफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन हो रही है। और एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होती है जब रिसोर्सेज की ऑप्टिमम एलोकेशन हो, सही। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया इसका एक बार रिकैप दे रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चल रहा हूं, याद रखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी का मतलब होता है लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। सर एफिशिएंसी का मतलब होता है लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, और एफिशिएंसी का मतलब होता है लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। और एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब रिसोर्सेस सोसाइटी के मुताबिक एलोकेटेड हो। और इकोनॉमिक एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब फंड प्रोडक्टिवली भी एफिशिएंट हो और एलोकेटिवली भी एफिशिएंट हो। और ऐसा कब होगा, जब रिसोर्सेज की ऑप्टिमम एलोकेशन हो रही हो और जब आपकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर हो, ऐसा तब हो रहा होगा, सही है। अब सवाल ये है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है। सर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब आपकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर हो, और ये एक ऐसा पॉइंट है जब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दोनों अपने मिनिमम पर हो। और इस पॉइंट को कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल होता है, यानी कि जो आपका एडिशनल कैपिटल आपने हायर करी, एडिशनल मशीन रखी है, और जो आपने एडिशनल लेबर हायर करा है, वो आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस पॉइंट पे फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होता है, सही है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी। इस पॉइंट को एमईएस पॉइंट भी कहते हैं। आपके सामने डायग्राम मैंने शो कर दी है, चेक कर लें। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि यार ये एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है। अच्छा जी, एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो, या फिर एमएससी और एमएसबी इक्वल हो। तो जब रिसोर्सेज सोसाइटी के मुताबिक एलोकेटेड हो, तो उस पॉइंट को कहते हैं एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी, और वो पॉइंट होता है एलोकेटिवली एफिशिएंट। या फिर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो, सही है। फिर मैंने आपको पीपीसी बना के समझाया कि वो पॉइंट जो ऑन दी कर्व है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, और इन चार पॉइंट्स में से एक पॉइंट एलोकेटिवली एफिशिएंट होगा। तो वो पॉइंट जो एलोकेटिवली एफिशिएंट है वो लाजमी है कि वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होगा, सही है। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट जो एलोकेटिवली एफिशिएंट है, जो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, वो माइट भी एलोकेटिव, वो क्या पता एलोकेटिव हो। वो आपसे रिपीट कर रहा हूं,
ये जो पॉइंट्स ऑन दी कर्व हैं ये सारे के सारे प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, और इन 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट एलोकेटिवली एफिशिएंट है। तो इसका मतलब है वो पॉइंट जो एलोकेटिवली एफिशिएंट है वो लाजमी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। सही है। लेकिन इन सारे पॉइंट में से एक पॉइंट एलोकेटिवली एफिशिएंट होगा, सारे के सारे पॉइंट्स प्रोडक्टिव है लेकिन एक पॉइंट एलोकेटिव होगा। सही है। अब मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम बना देता कि जहां पर एमएससी और एमएसबी इक्वल होगा ना, उस पॉइंट पे एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो रही है। लेकिन मैंने तुम्हें पूरी लॉजिक दी है, मैंने तुम्हें पूरी लॉजिक दी है, मैंने तुम्हें पूरी लॉजिक दी है कि भाई इस क्वांटिटी क्यू पर, इस क्वांटिटी क्यू पर देर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको पूरी लॉजिक दी है कि इस क्वांटिटी क्यू पर देर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर इस क्वांटिटी क्यू पर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और ये क्वांटिटी क्यू पर एमएससी एमएसबी के इक्वल है। इस पॉइंट पे फंड एलोकेटिवली भी एफिशिएंट है, और सिंस ये पॉइंट ऑन दी पीपीसी है तो प्रोडक्टिवली भी एफिशिएंट है। सही है। अगर मैं क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो मैं ओवर एलोकेशन कर रहा हूं ना। तो ओवर एलोकेशन कर रहा हूं उसका मतलब है एलोकेटिवली एफिशिएंट तो नहीं हूं, लेकिन हाँ ये पॉइंट स्टिल ऑन दी पीपीसी है तो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट तो हूं। सही है। अब मैं क्वांटिटी Q2 पे रिसोर्स की अंडर एलोकेशन कर रहा हूं, तो अंडर एलोकेशन कर रहा हूं इसलिए अब मैं एलोकेटिवली एफिशिएंट तो नहीं हूं, लेकिन सिंस ये पॉइंट ऑन दी पीपीसी है इसलिए मैं प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हूं। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? I have opened two paragraphs in front of you. It's a request कि if you guys can read these two paragraphs. एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये दो पैराग्राफ पढ़ लेंगे जल्दी से। ओके। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये दो पैराग्राफ्स पढ़ लें। Once it's done, you may leave me a thumbs up and you can go from the class. Thank you so much. Make sure you come with a revision in the next class, that is tomorrow, inshallah. Okay? Thank you, ji.